सभी साथियों को जय हिंद। मैं आपका साथी डॉक्टर अशोक शर्मा एक बार फिर से आप सब लोगों के साथ। दोस्तों, हमने रीड इंग्लिश मिशन 30 आउट ऑफ 30 में से 30 ऐसा एक मिशन हमने चला रखा है और उस मिशन के लिए आप और हम सब मिलके बहुत मेहनत कर रहे हैं। उसके लिए हम आप लोगों को डेली टेस्ट सीरीज, ये उसका तीसरा दिन है। डेली टेस्ट में हम आप लोगों को 30 क्वेश्चंस देते हैं। 30 क्वेश्चंस होते हैं जो कंप्लीट सिलेबस पे आधारित होते हैं। सिलेबस के सभी बिंदुओं को टच करते हुए हम एक पेपर बनाते हैं और वो पेपर आपको डेली टेस्ट के नाम से लिया जाता है। हालांकि वो रोजाना नहीं होता है, सप्ताह में 1 या 2 होता है, लेकिन ये वो डेली टेस्ट डे 3 यानी तीसरे दिन का है, यानी तीसरा टेस्ट है। 2 टेस्ट हम इस प्रकार के पहले भी ले चुके हैं। इसके अलावा हम सप्ताह में एक के प्री रीड इंग्लिश का आयोजन करते हैं। प्री रीड इंग्लिश के आयोजन से मेरा मतलब है बिल्कुल रीड के जैसा पेपर, कंप्लीट सिलेबस पे उसी तरीके का, उसी प्रक्रिया पे आधारित एक टेस्ट लेते हैं और ये टेस्ट ऑनलाइन होता है। इस टेस्ट के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। इस नंबर पे आप रजिस्ट्रेशन करवाइएगा, बाकी जानकारी हम बाद में लेते रहेंगे। अब हम इस टेस्ट को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा। इसमें पहला क्वेश्चन जो आपके पास है, देखिएगा, आप सब लोग इसका आंसर करेंगे, पूरी गंभीरता के साथ आंसर करेंगे। मान के चलिएगा कि ये आपका फाइनल एग्जाम हो रहा है, बिल्कुल उसी गंभीरता के साथ आप इस पेपर को सोल्व करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट। जब इस प्रकार का कोई नॉट आ जाए तो उसको पहले ही अंडरलाइन कर लेना, क्योंकि इसकी वजह से आंसर गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो नॉट पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्ट्रेटेजी फॉर रेमेडियल टीचिंग। क्वेश्चन को आराम से पढ़िएगा। ये पूछा है कि इनमें से कौन सी एक रेमेडियल टीचिंग की स्ट्रेटेजी नहीं है। क्लियर हो गई बात। अब बाकी सब है और एक नहीं है। रेमेडियल टीचिंग की जो स्ट्रेटेजीज होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, ये आप रेमेडियल टीचिंग वाले चैप्टर में पढ़ा होगा आपने। पहला देखिएगा, एडवांस्ड लर्निंग स्ट्रेटेजी। इसमें एडवांस लर्निंग के लिए रणनीति होती है। दूसरा, एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च निश्चित रूप से रेमेडियल टीचिंग की एक स्ट्रेटेजी होती है। इसमें नीड एनालिसिस होता है। क्या होता है इसमें? नीड एनालिसिस होता है। बच्चे को किस प्रकार की आवश्यकताएं हैं, उसकी लर्निंग में कहां प्रॉब्लम है, उसको किस प्रकार की लर्निंग की आवश्यकता है, इस प्रकार की चीजें इसमें होती हैं। मास्टरी लर्निंग स्किल्स। लर्निंग जो स्किल्स हैं उन पे मास्टरी का प्रयास किया जाता है, ये भी रेमेडियल टीचिंग में होता है। और ब्रांचिंग प्रोग्राम। ब्रांचिंग प्रोग्राम का मतलब होता है बच्चों को अलग अलग ग्रुप में बांटा जाए, पीयर सपोर्ट प्रोग्राम चलाया जाए। इस प्रकार का जो प्रोग्राम होता है वो भी रेमेडियल टीचिंग में होता है। लेकिन रेमेडियल टीचिंग में एडवांस लर्निंग स्ट्रेटेजी नहीं होती है। ये बात आपको समझ आ जानी चाहिए। इसको समझने के लिए कुछ चीजें आपको और जान लेनी चाहिए रेमेडियल टीचिंग में, कि वास्तव में रेमेडियल टीचिंग होती क्या है। रेमेडियल टीचिंग जो बच्चे स्पेशल चाइल्ड, स्पेशल कह देंगे आप लोग उनको, या फिर आप उनको स्लो लर्नर्स कह सकते हैं। LEARNER क्या कह सकते हैं? स्लो लर्नर्स कह सकते हैं, वीकर स्टूडेंट्स कह सकते हैं। वे स्टूडेंट्स जो अपने बाकी साथियों से पीछे रह गए, वे बच्चे जो अपने बाकी साथियों से किसी कारण से पीछे रह गए, उन बाकी साथियों को जो पीछे रह गए हैं उनको बाकी लोगों के बराबर लाने के लिए, बाकी लोगों के लेवल तक लाने के लिए जो टीचिंग करवाई जाती है उसको रेमेडियल टीचिंग कहते हैं। यानी इन 2 ग्रुप्स के बीच में जो गैप बन जाता है, उस गैप को एड्रेस करने के लिए जो टीचिंग करवाई जाती है, ये बच्चे पीछे रह गए, इन बच्चों को यहां तक लाने के लिए जो टीचिंग करवाई जाती है उस टीचिंग को रेमेडियल टीचिंग कहा जाता है।
इस रेमेडियल टीचिंग में जो मुख्य उद्देश्य होता है वो ये होता है कि बच्चे की जो ऑब्स्टेकल्स हैं, OBSTACL, ऑब्स्टेकल्स का मतलब होता है उसकी जो बाधाएं हैं, उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं, उसकी जो डिफिकल्टीज हैं, उन डिफिकल्टीज को ओवरकम किया जाए। उस डिफिकल्टीज को क्या किया जाए? ओवरकम किया जाए, उस डिफिकल्टीज को पार किया जाए, उसकी प्रॉब्लम्स को रेक्टिफाई किया जाए, उसकी प्रॉब्लम्स को सुधारा जाए, और उसकी प्रॉब्लम्स को सुधार के उस जो बच्चे पीछे रह गए थे उनको बाकी के बराबर लाया जाए। ये मुख्य उद्देश्य होता है। उन बच्चों की जो पोटेंशियल होती है उसको डेवलप करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। टू डेवलप, DEVELOP, टू डेवलप द पोटेंशियल, POTENTI। ये उद्देश्य किसका होता है? रेमेडियल टीचिंग का होता है। क्लियर हो गई? रेमेडियल टीचिंग पे एक क्वेश्चन और आता है कि रेमेडियल टीचिंग कब की जानी चाहिए, कब दी जानी चाहिए? क्या प्रारंभ में दी जानी चाहिए, क्या बीच में दी जानी चाहिए, क्या एंड में दी जानी चाहिए? रेमेडियल टीचिंग की जब कभी भी आवश्यकता हो तभी दी जानी चाहिए। वेन एवर इट इज नीडेड, तब दी जानी चाहिए। फिर रेमेडियल टीचिंग में पूछते हैं कि इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? रेमेडियल टीचिंग की शुरुआत टेस्ट से होती है। उसके बाद में फिर क्या की जाती है? इस टेस्ट में पहचाना जाता है कौन बच्चे रह गए, उनमें क्या प्रॉब्लम रह गई। इस टेस्ट के बाद में फिर टीचिंग होती है, और उस टीचिंग के बाद में फिर क्या होता है? टेस्ट होता है। तो ये इसकी एक प्रक्रिया होती है रेमेडियल टीचिंग की। तो रेमेडियल टीचिंग में एडवांस लर्निंग स्ट्रेटेजीज का काम नहीं होता है। जो बच्चे पीछे रह गए उनको बाकी लोगों के बराबर लाने का प्रयास किया जाता है, और उसके लिए ये सब चीजें जरूरी होती हैं, ये स्ट्रेटेजी नहीं होती है। क्लियर है? दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझिएगा। यदि आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और मैंने आप लोगों को अपने नंबर भी दिए हुए हैं तो आप उस पर भी मैसेज कर सकते हैं। Which of the following is related to remedial teaching? इनमें से कौन सा रेमेडियल टीचिंग से रिलेटेड है? रेमेडियल टीचिंग, CLT और इवेल्युएशन, तीन बिंदु हैं आपके जिनको आपको बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है। इनमें से कौन सा रेमेडियल टीचिंग से संबंधित है? स्टैंडर्ड करिकुलम। स्टैंडर्ड करिकुलम का मतलब होता है जो अपना करिकुलम, सब बच्चों के लिए जो करिकुलम होता है। फिर दूसरा होता है न्यू करिकुलम, नया पाठ्यक्रम। क्लासिकल करिकुलम, बहुत पुराना पहले का करिकुलम। और तीसरा होता है अडेप्टेड करिकुलम। क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, समझ लीजिएगा आप लोग इसका आंसर ये क्यों होगा अडेप्टेड करिकुलम। जब बच्चे का अपन डायग्नोस्टिक टेस्ट लेते हैं, जब बच्चे को अपन जांचते हैं और उस टेस्ट में हमें ये पता चल जाता है कि इस बच्चे में इस एरियाज में कमी है, इस क्षेत्र में ये बच्चा ठीक नहीं है, इस क्षेत्र में ये बच्चा ठीक से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, उस परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, फिर टीचर क्या करता है? उस बच्चे के हिसाब से उस पाठ्यक्रम को संशोधित करता है, उस पाठ्यक्रम को अनुकूल करता है। उस बच्चे के अनुकूल जो पाठ्यक्रम होता है उस पाठ्यक्रम के हिसाब से उसकी क्या करवाई जाती है? रेमेडियल टीचिंग करवाई जाती है। तो जब कभी भी आपको रेमेडियल टीचिंग का नाम आए तो आपको इस पाठ्यक्रम को सही मानना है। अडेप्टेड करिकुलम होता है इसमें। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, अभी अपन देखिएगा। रेमेडियल टीचिंग पे अच्छे क्वेश्चन हमने लेने का प्रयास किया है। रेमेडियल टीचर्स शुड डिजाइन डाइवर्सिफाइड टीचिंग एक्टिविटीज। पहली बात समझ लीजिएगा, रेमेडियल टीचर्स जो होते हैं वो डिजाइन करते हैं डाइवर्सिफाइड टीचिंग एक्टिविटीज। डाइवर्सिफाइड का मतलब होता है डिफरेंट, DIFFERENT। इट इज व्हाट? डिफरेंट टीचिंग एक्टिविटीज होती हैं, अलग अलग प्रकार के टीचिंग एक्टिविटीज वो करते हैं। क्यों करते हैं अभी आगे समझाएंगे। अडॉप्ट वेरियस टीचिंग मेथड्स, अलग अलग प्रकार के टीचिंग मेथड्स को अपनाते हैं। टू हेल्प स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स की हेल्प करने के लिए। डेवलप देयर पोटेंशियल, उनकी क्षमताओं का विकास करने के लिए। एंड रिमूव द ऑब्स्टेकल्स, और उनकी बाधाओं को दूर करने के लिए इन लर्निंग। बिकॉज ऐसा क्यों होता है ये आपको बताया। इनमें से कौन सा इसका सही आंसर है? ऐसा इसलिए होता है, पहला देखिएगा, पीपल में हैव डिफरेंट एबिलिटीज एंड स्टाइल्स ऑफ लर्निंग।
बच्चों में अलग अलग एबिलिटीज होती हैं, उनकी स्टाइल ऑफ लर्निंग अलग अलग होती है। एवरी स्टूडेंट इज यूनिक। हर एक बच्चा क्या होता है, यूनिक होता है। उसका अपना एकेडमिक रिकॉर्ड होता है, उसकी अपनी सीखने की गति होती है, उसकी अपनी सीखने की क्षमता होती है, उसकी अपनी सीखने की उसकी अपनी सीखने की स्टाइल होती है। तो सभी बच्चों को अलग अलग तरीके से पढ़ाने का मकसद ये होता है कि सभी बच्चे अलग अलग तरीके से, अलग अलग गति से, अलग अलग क्षमताओं से सीखते हैं। तो ये बिल्कुल सही बात है। सम आर बेटर इन विजुअल लर्निंग, बहुत शानदार बात है। कुछ जो होते हैं वो विजुअल लर्निंग में ठीक होते हैं। विजुअल लर्निंग का मतलब होता है कुछ बच्चे देखकर सीखते हैं। आपने देखा हो कई कई बच्चे देखने से अच्छा सीखते हैं, वाइल अदर्स आर मोर कॉम्पिटेंट इन ऑडियो लर्निंग। कई कई बच्चे सुन के सीखते हैं। तो जो सुन के सीखते हैं उनको सुना के सिखाया जाए, जो देख के सीखते हैं उनको दिखा के सिखाया जाए, उनको विजुअल्स दिखाए जाए। तो इसलिए क्या करता है वो टीचर, अलग अलग प्रकार की डाइवर्सिफाइड टीचिंग एक्टिविटीज एंड वेरियस टीचिंग मेथड्स को अडॉप्ट करता है। तीसरा और क्या कारण हो सकता है, सर्टेन पुपिल्स, कुछ विद्यार्थी हैव टू लर्न थ्रू सेंसेस ऑफ टच और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। कुछ बच्चे इससे सीखते हैं और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। ये वजह होती है, सारी वजह कि टीचर अलग अलग तरीके के टीचिंग एक्टिविटीज को अपनाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन जरूरी नहीं इसी फॉर्म में आई, इनमें से कोई एक ऑप्शन क्या बन सकता है, क्वेश्चन बन सकता है। ये जो क्वेश्चन था ये किसी क्वेश्चन का आंसर बन सकता है। आप लोगों को बेटा कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। जब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे तब जाके आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। इसलिए आप कॉन्सेप्ट पे फोकस कीजिएगा, चीजों को समझने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, पुपिल्स अंडर आईआरटीपी। आईआरटीपी का मतलब होता है इंटेंस रेमेडियल टीचिंग प्रोग्राम। ये भी रेमेडियल टीचिंग प्रोग्राम होता है। ठीक है, यूजुअली हैव वन और मोर देन वन ऑफ द फॉलोइंग लर्निंग डिफिकल्टीज। जब आप रेमेडियल टीचिंग करवाते हैं तो बच्चे में इनमें से एक या एक से ज्यादा लर्निंग डिफिकल्टीज होती हैं। एंड बिकॉज ऑफ दोज लर्निंग डिफिकल्टीज, उन लर्निंग डिफिकल्टीज की वजह से बच्चा पीछे रह जाता है। ही लैग्स बिहाइंड, वो पीछे रह जाता है। आपको इस क्वेश्चन में बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ देम। इनमें से कौन सी एक वो लर्निंग डिफिकल्टी नहीं है। बहुत से सारे बच्चों को तो इंग्लिश में, पेडागोजी में समस्या ये होती है कि वो इसका हिंदी ठीक से ट्रांसलेट नहीं कर पाते हैं, अनुवाद नहीं कर पाते हैं और इस वजह से उनको गलत हो जाता है। इसका एक ही समाधान है, आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सोल्व कीजिएगा ताकि इसकी जो टर्मिनोलॉजी है वो आपकी फेमिलियर हो जाए, आप चीजों को समझ जाए। पहला देखिएगा क्या क्या बच्चे में डिफिकल्टी हो सकती है। फेल टू ग्रास्प इंफॉर्मेशन, बच्चा इंफॉर्मेशन को पकड़ने में, ग्रहण करने में फेल होता है। इफेक्टिवली ठीक से इंफॉर्मेशन ले नहीं पाता है। एंड मिक्स थिंग्स अप इजीली, और चीजों को ठीक से मिक्स नहीं कर पाता है। एक प्रकार की इंफॉर्मेशन दूसरी प्रकार की इंफॉर्मेशन को कैसे काम आ सकती है, ये वहां कैसे काम आ सकती है, ऐसा नहीं कर पाते हैं। इस वजह से बच्चे पीछे रह जाते। ठीक बात है। फेल टू ट्रांसफर नॉलेज टू द रिलेटेड लर्निंग एरियाज अप्रोप्रिएटली, क्या करता है, फेल टू ट्रांसफर नॉलेज, बच्चा नॉलेज को ट्रांसफर नहीं कर पाता है। आप में से बहुत सारे बच्चों की समस्या होती है कि आपको पता होता है लेकिन आप वो बता नहीं पाते हैं। आपको आता है लेकिन एग्जाम में जब आप उसको सोल्व करके आते हो तो आप ठीक से सोल्व नहीं कर पाते हैं। वो होता है ट्रांसफर नॉलेज, कहां, टू द रिलेटेड लर्निंग एरियाज, संबंधित लर्निंग एरियाज में आप उसको ट्रांसफर नहीं कर पाते हैं अप्रोप्रिएटली, ठीक तरीके से। ये भी समस्या है, ये भी समस्या। शॉर्ट अटेंशन स्पेन होता है। कई कई बच्चों का जो अटेंशन स्पेन होता है, जो उनका अवधान, साइकोलॉजी में एक वर्ड होता है अवधान समय, जो आपका अवधान की जो अवधि होती है, आपकी अटेंशन की जो अवधि होती है वो बहुत कम होती है। यानी थोड़ी देर के लिए तो वो क्या करते हैं, एकाग्रचित रह पाते हैं और उसके बाद में उनका ध्यान भंग हो जाता है। एंड आर इजीली डिस्ट्रैक्टेड, बहुत आसानी से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं।
बाय अदर थिंग्स, दूसरी चीजों से, ये भी एक समस्या है। देखिएगा निश्चित रूप से आंसर डी हो जाएगा। देखते हैं क्या आंसर है। हाई कॉन्फिडेंस एंड रिलेटिवली हाई सेल्फ एक्सपेक्टेशन, ये कोई समस्या नहीं है। ये तो जो कैसे प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उनकी विशेषता होती है। जब आप साइकोलॉजी में पढ़ेंगे प्रतिभाशाली बच्चे, तो उनकी ये विशेषता होती है, वो हाई कॉन्फिडेंस वाले बच्चे होते हैं और सेल्फ एक्सपेक्टेशन होती है, उनकी जो अपने आप से जो उनकी आशाएं होती हैं वो ऊंची आशाएं होती हैं। तो ये कोई समस्या नहीं है। दिस शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट पे देखते हैं भाई। चलो नेक्स्ट पे देखने से पहले आपको महत्वपूर्ण सूचना है ये टेस्ट के बारे में, फटाफट बता देता हूं। नए बच्चे जान लें, पुराने भी जान लें। हम साप्ताहिक प्री रीड का आयोजन करते हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट लेते हैं, डेली टेस्ट सीरीज करते हैं। ये जो चैनल है ये अभी तक केवल इंग्लिश लैंग्वेज सेकंड के लिए है। टेस्ट सीरीज भी उन्हीं बच्चों के लिए होती हैं, अभी तक निःशुल्क है। आपको इस नंबर पे रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको मैसेज करना होता है। मैसेज में आपको अपना नाम और जिले का नाम लिखना होता है। जिस दिन प्री रीड होता है, जिस तरीके से इस बार कल यानी 19 को शाम को 6 बजे होगा, 5 बजे आपको लिंक भेज दिया जाएगा। शाम को 6:30 बजे 5 बजे लिंक भेजेंगे, 6 बजे खुलेगा, 6 बजे से पहले नहीं खुलेगा। 6:30 बजे तक आपको उसको सबमिट कर देना है। ऑनलाइन होगा, लिंक मैं भेजूंगा, आपके रजिस्ट्रेशन नंबर पे भेजूंगा, रजिस्टर्ड नंबर पे। फिर आप 6:30 बजे उसको सबमिट कर देंगे। फिर दूसरे दिन सुबह 10 बजे आपको मार्क्स और आपकी ऑल राजस्थान रैंक मिल जाएगी। पहले 4 टेस्ट हम कर चुके हैं, मिल चुकी हैं। साथ ही आपको उस पेपर की पीडीएफ भी मिल जाएगी। अब तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। फिर दूसरे दिन शाम 6 बजे यूट्यूब पर उसका डिटेल डिस्कशन होगा। ऐसा मैं डॉक्टर अशोक शर्मा आपको बता रहा हूं, आप ऐसा जरूर समझ लें। अब आते हैं क्वेश्चन 5 पे। इवेल्युएशन दैट मॉनिटर्स लर्निंग प्रोग्रेस इज, वो इवेल्युएशन कौन सा होता है जो मॉनिटर करता है लर्निंग प्रोग्रेस? वो कौन सा होता है अभी? प्लेसमेंट नहीं, फॉर्मेटिव इवेल्युएशन होता है। जान लें आप वो कौन सा होता है। फॉर्मेटिव होता है। फॉर्मेटिव का मतलब फॉर लर्निंग होता है। एक बात ये ध्यान रख लेंगे, फॉर लर्निंग होता है, ड्यूरिंग द सेशन होता है, ड्यूरिंग द सेशन के दौरान होता है, ड्यूरिंग द टीचिंग होता है, टीचिंग के दौरान होता है। क्लियर हो गई बात। इसका जो नेचर होता है वो डेवलपमेंटल नेचर होता है, DEVELOPMENTL, डेवलपमेंटल नेचर होता है। इससे ऑपोजिट जो होता है वो समेटिव होता है। समेटिव का जो नेचर होता है वो टर्मिनल नेचर होता है। ये सेशन के एंड में होता है। ये चीज आप जरूर ध्यान दे लेंगे। आगे देखिएगा। आफ्टर द स्टोरी ऑफ लॉयन एंड माउस, टीचर ने लॉयन एंड माउस की कहानी सुनाई। द टीचर आस्क्ड द चिल्ड्रन, टीचर बच्चों को जवाब देने के लिए कहता है क्या? इफ यू वर द लॉयन, यदि आप शेर होते, व्हाट वुड बी योर बिहेवियर टुवर्ड्स द माउस, तो चूहे की तरफ आपका व्यवहार कैसा होता? दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किसका उदाहरण है? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का? नहीं, टीचर ने ऑप्शंस दिए ही नहीं। कंप्रेहेंशन क्वेश्चन का? नहीं। क्लोज एंडेड क्वेश्चन का? नहीं। क्लोज एंडेड क्वेश्चन क्या होते हैं? जिनका एक फिक्स क्वेश्चन होता है, क्लोज एंडेड होते हैं। ओपन एंडेड क्वेश्चन है ये, इसका सही आंसर ये है। ओपन एंडेड क्वेश्चन जो होते हैं वो उस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं जिनमें अलग अलग प्रकार के आंसर्स आने की संभावना होती है। जिस प्रकार से मुझे पूछा जाए कि आप प्रधानमंत्री होते तो, अब जो पेंडेमिक चली हुई है, अब जो महामारी चली हुई है, इसमें आप गरीबों के लिए क्या करते? महामारी जो चली हुई, तो मेरे आंसर कुछ अलग आते, आपके आंसर कुछ अलग आते, तीसरे के आंसर्स कुछ अलग आते, चौथे के कुछ अलग आते। इस प्रकार के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको ओपन एंडेड क्वेश्चंस कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ओपन एंडेड क्वेश्चन होगा। क्लियर भाई? नेक्स्ट चलते हैं। Which of the following is an objective question? इनमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कौन सा है? जवाब देते रहिएगा आप लोग। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कौन कौन से होते हैं मैं एक बार बता देता हूं आप लोगों को। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ट्रू एंड फॉल्स वाले क्वेश्चंस होते हैं। ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है।
मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चंस होते हैं, ये भी आप जानते हैं। उसके बाद में मैचिंग टाइप वाले क्वेश्चंस होते हैं, MATCHING, मैचिंग टाइप वाले क्वेश्चंस होते हैं। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस कैसे होते हैं? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं। और इसका सही आंसर इसमें क्या है? ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चंस है, ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देखिएगा, CLT एम्स एट, अच्छा क्वेश्चन है, दिखने में छोटा सा लगता है लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो समझ नहीं आएगा। CLT का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? CLT कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, आप सभी के सभी क्वेश्चंस को ध्यान से समझिएगा। इसका मुख्य उद्देश्य जो होता है वो होता है कि बच्चा टारगेट लैंग्वेज में कम्युनिकेट कर पाए। क्या कर पाए बच्चा? टारगेट लैंग्वेज में कम्युनिकेट कर पाए। कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस क्या होती है ये आपको समझना है। इसके आंसर्स कर लेते हैं हम। एक्यूरेसी नहीं, न्यूमरेसी नहीं, लिटरेसी नहीं, इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो क्या होता है? फ्लुएंसी होता है, बच्चा फ्लुएंटली बोल पाए, कम्युनिकेट कर पाए, टारगेट लैंग्वेज में कम्युनिकेट कर पाए, डिस्कस कर पाए, डिस्कशन कर पाए, ये सब इसका मुख्य उद्देश्य होता है। तो ये क्लियर होगी बात। आगे बढ़ते हैं। What is true about the role of a teacher in CLT? CLT में टीचर के रोल के बारे में कौन सी बात सही है? समझिएगा, एक एक ऑप्शन को समझने की कोशिश करते हैं। टीचर्स रोल इज लेस डोमिनेंट, कम प्रभावशाली होता है, कम महत्वपूर्ण होता है, लेस डोमिनेट होता है। किससे? देन है भैया, देन, THAN, देन है, देन दैट ऑफ द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स से कम मुख्य रोल होता है। बिल्कुल ठीक बात है। CLT जो होती है वो चाइल्ड सेंटर्ड होती है। ये जो अप्रोच होती है कैसी होती है? चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच होती है। टीचर इसमें सेकेंडरी होता है, तो ये पहला ऑप्शन ठीक है। द टीचर एक्ट्स लाइक ए फैसिलिटेटर, टीचर एक सहायक के रूप में काम करता है। टीचर एक फैसिलिटेटर के रूप में काम करता है, एडवाइजर के रूप में काम करता है, परामर्शदाता के रूप में काम करता है। टीचर एक परामर्शदाता के रूप में काम करता है, मोटिवेटर के रूप में काम करता है और को कम्युनिकेटर के रूप में काम करता है। ठीक है, तो ये बात भी बिल्कुल ठीक है। जिस प्रकार से मैं आप लोगों का सहायक हूं, मैं नहीं मानता कि मेरे पढ़ाने मात्र से आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। बेटा, मैं सिर्फ एक माध्यम हूं, थोड़ी बहुत हेल्प जो मैं आपकी कर पाता हूं वो प्रयास करता हूं। सिलेक्शन आपका मेरी वजह से नहीं बल्कि आपकी मेहनत की वजह से होगा। किसी भी टीचर की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं होता है। टीचर सिर्फ और सिर्फ हम लोग आपकी हेल्प करते हैं, आपकी खुद की मेहनत से आपका सिलेक्शन होगा। आपकी सिलेक्शन के आप खुद जिम्मेदार होंगे। ही एस्टेब्लिशेस सिचुएशंस, वो सिचुएशंस को एस्टेब्लिश करता है टू प्रमोट कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन प्रमोट करने के लिए। ये बात भी सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। आगे देखिएगा, सिमेंटिक्स अच्छी टर्म है, विच इज वन ऑफ द प्रोमिनेंट पार्ट्स ऑफ CLT, जो कि CLT का मुख्य भाग है। इज द टर्म यूज टू रेफर टू, वो टर्म है जो किस लिए यूज होती है? स्टडी ऑफ ग्रामर के लिए नहीं, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर के लिए नहीं, स्टडी ऑफ मीनिंग के लिए यूज होती है। सिमेंटिक का मतलब ही क्या होता है? रिलेटेड टू मीनिंग, इट इज रिलेटेड टू मीनिंग। समझ में आ गई बात? तो ये CLT में मीनिंग महत्वपूर्ण होता है। आगे देखिएगा, ये पेडागोजी के क्वेश्चंस थे। अब कुछ ग्रामर के क्वेश्चंस देखते हैं। लता विथ हिज मेंबर्स, कॉनकॉर्ड का क्वेश्चन है। रियली वेल, लता विद से यदि जुड़ा हो, एज वेल एज से जुड़ा हो, इन एडिशन टू, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, बिसाइड्स, अपार्ट फ्रॉम, अलोंग विद, इन सब से जुड़ा हो तो वह पहले वाले के अनुसार आती है। पहले लता है, लता सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ क्या आना चाहिए? सिंग्स आना चाहिए। क्या आना चाहिए? सिंग्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, सिंग्स। आगे देखिएगा, द पुअर सफर्ड अ लॉट ड्यू टू द पेंडेमिक, ड्यू टू द पेंडेमिक, ड्यू टू लिंकिंग डिवाइस है, रीजन बताती है। हालांकि इस क्वेश्चन में ये नहीं पूछा है, इस क्वेश्चन में यहां कॉनकॉर्ड का पूछा है। ये पुअर है, एडजेक्टिव है। जब एडजेक्टिव को नाउन बनाया जाए, जब एडजेक्टिव को नाउन बनाया जाए, पुअर यानी सभी गरीब लोगों की बात कर रहा है। देखिएगा, पुअर
फार्मर, FARMER। यहां फार्मर नाउन है, पुअर क्या है, एडजेक्टिव है। यहां एडजेक्टिव है लेकिन यहां है द पुअर का मतलब सभी गरीब लोग। इसके बाद में देखो यहां नाउन नहीं है। जब एडजेक्टिव को नाउन के रूप में काम में लिया जाए तब ये संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं और ऐसी स्थिति में इनको प्लूरल माना जाना चाहिए। और प्लूरल मानने के लिए आपको ईडी लगाया हुआ है तो क्या है, हैव सफर्ड आना चाहिए। क्या आना चाहिए, हैव सफर्ड। इज एम आर होगा नहीं। आगे देखिएगा, इट, हमने पहले भी एक टेस्ट लिया तो उसमें बताया था कि जब इट सब्जेक्ट हो तो इट के अनुसार सिंगुलर आनी चाहिए, इट इज। दीज पेपर्स, कंफ्यूज ये होता है कि देयर में बाद वाले के अनुसार आता है, दीज पेपर्स के अनुसार कोई नहीं लिखेगा। इट इसमें सब्जेक्ट है और इट के अनुसार ही वर्ब आएगी। ये भी कॉनकॉर्ड का क्वेश्चन था। The fact is that if you are not content when you possess a little, तथ्य यह है कि जब आप संतुष्ट नहीं हैं उस थोड़े से जो आपके पास है, you will not be content, आप संतुष्ट नहीं होंगे। even when you possess a lot, जब आपके पास बहुत ज्यादा हो जाएगा तब भी आप संतुष्ट नहीं होंगे। ये तो इसका हिंदी अनुवाद था। पूछा ये है कि how many conjunctions have been used in the above sentence। इस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे, आप कंफ्यूज नहीं हो, अच्छे से तैयारी करके दे। बहुत सारे बच्चों का मैसेज आता है सर इसमें दिक्कत है। देखो कंजंक्शन कहां है, द फैक्ट इज दैट, ये कंजंक्शन है। इफ, कई बार बच्चे कहते हैं कि सर जी दैट और इफ एक साथ आ गए तो एक ही कंजंक्शन होता है। दैट और इफ एक कंजंक्शन नहीं है, अलग अलग कंजंक्शन है। दैट अलग कंजंक्शन होता है, इफ अलग होता है, तो दोनों के दोनों काउंट होंगे। द फैक्ट इज दैट इफ यू आर, दो हो गए। वेन तीसरा कंजंक्शन है, यू पजेस अ लिटिल, यू विल नॉट बी कंटेंट। इवन वेन, ये भी एक कंजंक्शन है। इवन को नहीं मानोगे तो भी वेन है, ठीक है। इवन अकेला होता तो कंजंक्शन नहीं होता है, वेन है कंजंक्शन है। 1 2 3 4 कंजंक्शंस आते हैं यार, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, those who are expert in marshalling their sentiments, वे लोग जो एक्सपर्ट्स होते हैं अपनी सेंटिमेंट्स, भावनाओं पर नियंत्रण करने के, आर डेस्टाइन्ड टू बी, है वे निश्चित रूप से क्या बनते हैं, सक्सेसफुल बनते हैं, उनके भाग्य में सफलता लिखी होती है। इन द फील्ड ऑफ वर्क, किसी भी क्षेत्र में, इन स्पाइट ऑफ ओवरवेलमिंग ऑड्स, बहुत ज्यादा ऑड्स, विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी। पूछा यह है, आइडेंटिफाई द लिंकिंग डिवाइस विच इंडिकेट्स कॉन्ट्रास्ट, तो ये है वो लिंकिंग डिवाइस जो कॉन्ट्रास्ट बताती है, विरोधाभास बताती है, इन स्पाइट ऑफ, के बावजूद। तो ये है इसका सही आंसर। आगे देखिएगा, वी आर इंटरेस्टेड इन क्वांटिटी एज वेल एज द क्वालिटी, एज वेल एज लिंकिंग डिवाइस है। द फंक्शन ऑफ द अंडरलाइन लिंकिंग डिवाइस इन द अबाउ सेंटेंस इज, कॉन्ट्रास्ट नहीं, गिविंग एग्जांपल्स नहीं, एक्सटेंट ऑफ टाइम नहीं, कॉन्ट्रास्ट में होता है बट, येट, स्टिल, इन स्पाइट ऑफ, डेस्पाइट, एडिशन में होते हैं एंड, एज वेल एज, ये सब इसमें होते हैं। गिविंग एग्जांपल्स में नेमली, NAMELY, नेमली ये होता है। एक्सटेंट ऑफ टाइम में टिल, अनटिल वगैरह हो सकते हैं। तो इसका आंसर आपको मिल गया बी। माई वाइफ इज बैड ड्राइवर, मेरी पत्नी एक अच्छी ड्राइवर नहीं है। सी इज ए वुमेन, सो ऑल वुमेन आर बैड ड्राइवर्स, इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये किसका एग्जाम्पल है, कौन सी फैलेसी का एग्जाम्पल है, ये हैस्टी जनरलाइजेशन का एग्जाम्पल है। तुरंत आपने जनरलाइजेशन कर लिया। यदि आपकी पत्नी एक महिला है, अच्छी ड्राइवर नहीं है, इसका मतलब सभी की सभी महिलाएं क्या नहीं है, अच्छी ड्राइवर नहीं है। यह हैस्टी जनरलाइजेशन होता है। आपको किसी टीचर ने सिलेबस पूरा नहीं करवाया इंग्लिश के, आपने तुरंत मान लिया कि सारे के सारे टीचर्स सिलेबस पूरा नहीं करवाते हैं। किसी टीचर्स ने आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, आपने मान लिया कि सबके सब टीचर्स अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। किसी बच्चे ने किसी टीचर के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया तो टीचर मान लेता है कि सभी के सभी टीचर्स, सभी के सभी बच्चे अच्छे नहीं हैं। ये क्या होता है, हैस्टी जनरलाइजेशन होता है। थोड़े से साक्ष्यों के आधार पर एक सर्वमान्य नियम बना लेना क्या कहलाता है,
बोलो भाई, हैस्टी जनरलाइजेशन कहलाता है। बाकी की जो फैलेसीज हैं ये भी आप लोग ध्यान से देखिएगा। कंपोजिशन, डिवीजन, कंपोजिशन ये है। माई शर्ट इज वाइट, मेरी शर्ट वाइट है इन कलर। योर शर्ट इज वाइट इन कलर, आपकी शर्ट भी वाइट है। आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, ये मैं क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूं। सो यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, इसलिए आप भी कर सकते हैं। ये हैस्टी जनरलाइजेशन नहीं है, कंपोजिशन नहीं है, डिवीजन नहीं है, ये क्या है? फॉल्स कंपैरिजन है, गलत तुलना है, झूठी तुलना है। शर्ट एक जैसी होने से क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाएंगे, ये तुलना ठीक नहीं है। इनके बारे में हमने अपने सभी प्रकार के वीडियोज में बताया है। कंपोजिशन क्या होती है? जब पार्ट को मान के किसी चीज का कोई एक पार्ट जैसा है वैसा ही उसको पूरे को मान लेना कंपोजिशन होता है। और डिवीजन इसका उल्टा है, जैसा होल होता है वैसा ही पार्ट मान लेना क्या होता है? डिवीजन होता है। आगे देखिएगा भाई। द सन केम अप अपॉन द लेफ्ट, आउट ऑफ द सी केम ही। ये देखिएगा, ही को अंडरलाइन कर लीजिएगा, आप समझ जाइएगा कि जब ही आ गया पर्सनल प्रोनाउन आया किसके लिए? सन के लिए। इसका मतलब सन का पर्सोनिफिकेशन हुआ है। एंड ही सॉन ब्राइट, फिर ही आ गया। आपसे पूछेगा एग्जाम में, ये पूछ सकता है इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, तो आप बताएंगे कि सर इसमें कौन सा है? पर्सोनिफिकेशन है। यह भी पूछा जा सकता है कि किसका पर्सोनिफिकेशन किया हुआ है, किसको पर्सोनिफाइड किया हुआ है, तो आप बताएंगे हियर सन हैज बीन पर्सोनिफाइड, यहां सन को पर्सोनिफाइड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ही ट्राइड टू स्क्रीम, उसको चिल्लाने की उसने कोशिश की। बट टेरर टुक द साउंड बिफोर ही मेड इट, लेकिन डर उसकी आवाज को ले गया, वो बोलता उससे पहले। तो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? निश्चित रूप से कौन सा है? पर्सोनिफिकेशन है। जब किसी भी एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को, ABSTRACT, हमने फिगर्स ऑफ स्पीच का एक बहुत शानदार वीडियो बना के डाला हुआ है। यदि आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट जरूर देखिएगा। और मैं तो कहूंगा एक बार सभी बच्चे चैनल की प्लेलिस्ट देख लीजिएगा। हो सकता है कि वहां आपके काम का कोई वीडियो हो तो आप उसको देख लीजिएगा। ये पर्सोनिफिकेशन है। क्वेश्चन ये हो सकता है कि इसमें किसका पर्सोनिफिकेशन किया हुआ है? ही का। ही तो पहले से ही पर्सन है, तो किसका है? टेरर का पर्सोनिफिकेशन, टेरर को पर्सोनिफाइड किया हुआ है। मैच द फॉलोइंग, हमें लगा कि एक में ही 3-4 क्वेश्चन डाल देने चाहिए। मैच करो भाई। लव क्राइड एंड एंगर केप्ट असाइड, प्यार चिल्ला रहा था और गुस्सा साइड में था। किसका एग्जाम्पल है ये पर्सोनिफिकेशन का एग्जाम्पल है, जो कि सी ऑप्शन में देखो ये लिखा हुआ है सी। यानी एक के में क्या आएगा? सी आएगा। तो एक के में सी देखो किस किस में है। एक के में सी है इसमें और इसमें। लाइफ इज बट अ वॉकिंग शेडो, मेटाफर का एग्जाम्पल है, तुलना की हुई है। जिंदगी को एक वॉकिंग शेडो बताया हुआ है। यहां लव क्राई कर रहा है इसलिए पर्सोनिफिकेशन, यहां तुलना है इसलिए मेटाफर। 2 के में आएगा ए, 2 के में ए, तो इसका ये सही आंसर हो गया, बच गया। फुल फैदम 5 दाई फादर लाइज, फे 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 फे, तो ये क्या हो गया? अलिट्रेशन हो गया। ये अपना 21 का क्वेश्चन था। ही किंडल द लाइट ऑफ नॉलेज, ही किंडल्ड उसने जलाई, ज्ञान की रोशनी जलाई। तो ज्ञान की रोशनी का मतलब मेटाफर है। इनडायरेक्ट रूप से कुछ भी कहा जाए, इंप्लाइड कुछ भी कहा जाए, हिडन रूप से कुछ भी कहा जाए, मेटाफर होता है। तो ये सही एग्जाम्पल किसका है? मेटाफर का एग्जाम्पल है। आगे देखिएगा, आगे देखिएगा। व्हाट इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द ईडियम? ईडियम पूछा है एक। टू मीट वंस वाटरलू, अपने वाटरलू से मिलना, इसका मतलब होता है अंतिम हार को मिलना। इसका मतलब होता है तो मीट वंस लाइफ पार्टनर नहीं, टू विजिट न्यू पैलेस नहीं, टू मीट वंस फाइनल डिफीट, ये होता है अंतिम हार को मिलना होता है टू मीट वंस वाटरलू। ठीक है भाई। यदि आप लोगों ने अभी तक भी शेयर नहीं किया है तो एक बार शेयर कर दीजिएगा, आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आप जरूर बाकी लोगों तक भी पहुंचाइएगा। आपके साथ निश्चित रूप से बहुत मेहनत होती है और जब आप इसको शेयर नहीं करते हैं
तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि क्यों मेहनत की जाए, आप जरूर शेयर किया दिया करें। आपको कुछ ज़्यादा समय नहीं लगता है शेयर करने में, आपका कुछ खर्च भी नहीं होता है। द न्यू प्ले हैज फॉलन फ्लैट, फॉलन फ्लैट ये इडियम है। द प्ले इज सक्सेस नहीं, द प्ले मीट विद ए कोल्ड रिसेप्शन ये इसका सही आंसर है। उसको बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं मिला। कोल्ड रिसेप्शन का मतलब होता है बहुत उत्साह के साथ नहीं देखा गया, तो इसका ये सही आंसर है। द प्ले रिसीव्ड गुड रिव्यू ये नहीं है, नन ऑफ द अबव भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ड सोनेट इज डिराइव्ड फ्रॉम ये क्वेश्चन हमने इसके जो ऑप्शंस डाले हैं एक बार डालने के बाद चेंज किया था। कई बच्चों का एक क्वेश्चन गलत हुआ होगा सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन नहीं पढ़ने की वजह से। ये क्वेश्चन हमने डाला भी इसी वजह से है कि आप क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ें। द फ्रेंच वर्ड सोनेटो, कई वो लोगों ने सिर्फ सोनेटो वर्ड देखा होगा और टिक मार्क कर दिया, नहीं फ्रेंच वर्ड नहीं है वो इटालियन वर्ड सोनेटो है। तो इसका सही आंसर क्या है, डी है, फ्रेंच वर्ड ये नहीं है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं, आप ध्यान दीजिएगा डी। नेक्स्ट देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट ड्रामा, ड्रामा के बारे में कौन सी बात सही नहीं है, आंसर कीजिएगा। ड्रामा इज कंपोजिशन इन वर्स में भी हो सकता है, प्रोज में हो सकता है, प्रेजेंटिंग स्टोरी ऑन पेंटोमाइम एंड डायलॉग, तो डायलॉग और पेंटोमाइम स्टोरी बताता है, बिल्कुल ड्रामा होता है। इट कंटेन्स कंफ्लिक्ट ऑफ कैरेक्टर्स, कैरेक्टर्स और फोर्सेस भी होती है, एफ वासी है, कंफ्लिक्ट ऑफ कैरेक्टर्स फोर्सेस होती है, बिल्कुल ठीक बात है। द पर्सन हु राइट्स ड्रामा इज नोन एज ड्रामेटिस्ट एंड प्ले राइट, ये पूछा था क्वेश्चन, ये भी सही बात है। ड्रामा इज ओनली रिटन इन प्रोज, नहीं प्रोज में नहीं, वर्स में यानी पोइट्री में भी लिखा जा सकता है, तो ये सही नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव चे साउंड, इनमें से कौन से में चे साउंड नहीं है, चर्च में तो है, ट्रांसक्रिप्शन देख लेते हैं, चे ए और चे, ये इसका सही ट्रांसक्रिप्शन है, चे 2 बार है इसमें। तो मैच, ट्रांसक्रिप्शन देख लेते हैं, मैच ये मैच का ट्रांसक्रिप्शन है, तो इसमें भी चे है। फिर इसको क्या बोलते हैं, क्वायर, क्वायर इसको बोलते हैं क्वायर, ऐसे बोलते हैं इसको क्वायर, ठीक है, ये इसका सही ट्रांसक्रिप्शन है। ध्यान दीजिएगा इसमें कहीं चे नहीं आता है, कहीं भी चे नहीं है। नेचर में भी क्या आता है, चे आता है, नेचर का ट्रांसक्रिप्शन भी देख लें, पूछा हुआ एक बार, नेचर, चे ए और रे, नेचर, रे आप नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, नेचर। आगे देखिए, द वर्ड पुलिस बिगिंस विद द साउंड, किस साउंड से शुरू होता है ये, इसको पुलिस नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं, पुलिस भी नहीं कहते हैं, इसका सही ट्रांसलेशन होता है पुलिस, ई की भी बड़ी मात्रा होती है पुलिस, तो पे ए, तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आइडेंटिफाई द अंडरलाइन साउंड इन द वर्ड टूम, इसका सही ट्रांसक्रिप्शन होता है टूम, तो ये है इसमें, ये इसका सही आंसर हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग साउंड इज सेमी वाउल, ये और वे, इनको सेमी वाउल कहते हैं दोनों को भी, ये और वे को, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बोथ ऑफ दीज। इस प्रकार से आज का टेस्ट हमने कर लिया है। परसों आप लोगों का प्री रीट होने वाला है, इसके लिए आप रजिस्ट्रेशन करवाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रजिस्ट्रेशन करने के लिए कहें। थैंक यू वेरी मच।